अस्सलाम वालेकुम। हम आइल्स के लिसनिंग पार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे और इस डिस्कशन में हम देखेंगे आइल्स का टेस्ट फॉर्मेट क्या है लिसनिंग पार्ट का, और इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और उनको सॉल्व करने के लिए हम क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं ताकि हम गलती से बच सकें। और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे आइल्स के लिसनिंग पार्ट जो टेस्ट है इसमें सेक्शंस कितने हैं और इसमें क्वेश्चन टाइप्स किस तरह से डिवाइड की गई हैं, और हमें ये भी देखना है कि मार्किंग किस तरह से होती है ताकि हमें अपना रिक्वायर्ड टारगेट अचीव करने के लिए क्लैरिटी हो कि हमें कितने क्वेश्चंस को प्रॉपर्ली सॉल्व करना रिक्वायर्ड है। और इस टेस्ट में और इस डिस्कशन में हम आइल्स के एक टेस्ट को प्रैक्टिस भी करेंगे। मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपके सामने सॉल्व करूंगा ताकि आपको एक बेटर आइडिया हो सके कि जो टिप्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ उनको हमने कैसे यूज़ करना है। सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट थिंग, दैट इज़ आइल्स के टेस्ट का फॉर्मेट। आइल्स के लिसनिंग पार्ट का टोटल ड्यूरेशन होता है 40 मिनट्स अगर ये पेपर बेस्ड टेस्ट है। यही टेस्ट अगर हम कंप्यूटर बेस्ड लें तो वो 32 मिनट्स टोटल ड्यूरेशन में बनता है। अब ये डिफरेंस इसलिए है कि पेपर बेस्ड टेस्ट में आपको क्वेश्चंस के जो आंसर्स आपने क्वेश्चन पेपर पे बनाए हैं उसको आंसर शीट पे शिफ्ट करने के लिए आपको 10 मिनट्स मिलते हैं, जबकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आपके पास चूँकि अलग से आंसर शीट नहीं होती और आप कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ही अपने आंसर्स मार्क कर रहे होते हैं तो उनको चेक करने के लिए आपको 2 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। इस दोनों तरह के टेस्ट्स में जो एक्चुअल ऑडियो प्ले होती है वो 30 मिनट्स तक होती है। 30 मिनट्स की ऑडियो प्ले होती है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस के लिए मटेरियल मिलता है सुनने के लिए और आप उसको सॉल्व करते हैं। बट आई ऑलवेज रिकमेंड, अगर आपको कोई अर्जेंसी नहीं है तो आपको हमेशा पेपर बेस्ड टेस्ट में जाना चाहिए, बिकॉज उसमें आपके पास बाद में सॉल्व करने के बाद ट्रांसफ़र करने के लिए जो 10 मिनट्स हैं वो समटाइम्स बड़े वैल्यूबल बन जाते हैं अगर आप एक हायर स्कोर अचीव करने के लिए गए, लाइक मोर देन 7.5 बैंड्स। ओके, अभी हम डिस्कस करते हैं कि आइल्स में कितने सेक्शंस होते हैं। तो आइल्स के 40 क्वेश्चंस 4 सेक्शंस में डिवाइडेड हैं और ये सेक्शंस जो हैं ये लीनियर डिफ़िकल्टी के साथ आते हैं। फर्स्ट सेक्शन जो है ये आसान है, सेक्शन 2 उससे कुछ मुश्किल और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ आता है, सेक्शन 3 और कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस के साथ आता है, और सेक्शन 4 अपनी तरफ से उन्होंने मेरा ख्याल है इसको कॉम्प्लेक्स बनाया है, लेकिन आई पर्सनली बिलीव ये सेक्शन 3 से आसान होता है। बट आइल्स में कैम्ब्रिज का स्टैंडर्ड ये है कि क्वेश्चंस आसानी से मुश्किल की तरफ जाते हैं। अब हम 1 बाय 1 सेक्शंस को डिस्कस करेंगे और उनके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे और उनके क्वेश्चन टाइप्स को, और फिर हम ये टिप्स भी डिस्कस करेंगे कि उनको हमने फाइनली सॉल्व किस तरह से करना है। फिर बिल्कुल एंड पे हम इन्हीं टेक्निक्स को यूज़ करते हुए एक पूरा टेस्ट भी सॉल्व करेंगे। ओके, सेक्शन 1 में हर सेक्शन की तरह 10 क्वेश्चंस होते हैं। इन 10 क्वेश्चंस के लिए ऑडियो एक ही टाइम पे प्ले नहीं होती, इसमें ब्रेक आती है। सेक्शन 1, 2 और 3 आइल्स की लिसनिंग में इनमें ब्रेक्स होती हैं और सेक्शन 4 में कोई ब्रेक नहीं होती, इसलिए लोगों को थोड़ा सा मुश्किल लगता है सेक्शन 4 कि उसमें ब्रेक नहीं होती। सो सेक्शन 1 में 10 क्वेश्चंस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि सेक्शन 1 में भी आसान से MCQs आ जाए, लेकिन ये बहुत रेयर है। तो इसलिए हम सेक्शन 1 की टेक्निक्स में फिल इन द ब्लैंक्स जो सेक्शन 1 में आते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे, बिकॉज वही कॉमनली आते हैं। सो 10 फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं किसी एक ही ऑडियो में से, ऑडियो एक ही प्ले करती है बट दरमियान में आपको हमें गैप मिल जाता है। वो कहते हैं कि अभी आप ऊपर क्वेश्चंस कुछ देख लें और नीचे दरमियान में हमें गैप मिल जाता है और उस गैप के बाद फिर एक और सेक्शन स्टार्ट होता है। ऑडियो वही रहती है, वही ऑडियो का तसलसल होता है, लेकिन क्वेश्चंस का एक और सेट मिल जाता है उसमें। इसमें आमतौर पे 2 लोगों की डिस्कशन होती है। इसमें सेक्शन 1 में 2 लोग आपस में बात कर रहे होते हैं। आमतौर पे एक पर्सन किसी दूसरे से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है। सो हमें वही जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जा रही होती है वो अच्छे से सुनाई जाती है और उसी में से हमें समटाइम्स बोलने वाले की कोई बात स्किप करके MCQ बना दिया जाता है, MCQs में से क्वेश्चन टाइप्स बना दिए जाते हैं, और समटाइम्स जो सुनने वाला है उसकी जो क्वेश्चन जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है समटाइम्स
समटाइम्स इसमें क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देने वाले की कोई बात स्किप करके फिल इन द ब्लैंक्स में से कोई क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं, और समटाइम्स जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसमें से उसकी डिस्कशन में से कोई बात, कोई वर्ड गायब कर दिया जाता है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जानने की है, आइल्स की लिसनिंग में इंग्लिश लैंग्वेज की जो लेवल है मुश्किल होने का, वो हमेशा नीचे होता है। लाइक आइल्स की लिसनिंग में चूँकि कैंडिडेट्स पहले ही एक मुश्किल काम कर रहे होते हैं कि वो उस एक्सेंट को समझ रहे होते हैं, तो आइल्स में स्टैंडर्ड ये है कि लिसनिंग में मुश्किल वोकैबुलरी नहीं आती। लाइक आइल्स की लिसनिंग में जितने भी वर्ड्स बोले जा रहे होते हैं ऑडियो में, आमतौर पे जो भी स्टूडेंट्स लाइक एक इंटरमीडिएट लेवल का स्टूडेंट भी, उसमें से 95% वर्ड्स उसको पहले से पता होते हैं। तो आप ये फिक्र नहीं कीजिए कि आइल्स की लिसनिंग में ऐसे वर्ड्स भी बोले जाएंगे जिनको आप आसानी से समझ नहीं पाए। आमतौर पे वो कॉमनली स्पोकन वर्ड्स ही होते हैं, बट एक्सेंट थोड़ा डिफरेंट होता है और क्वेश्चंस थोड़े ट्रिकी होते हैं। अब सेक्शन 1 में चूँकि फिल इन द ब्लैंक्स आती हैं, इसमें अब हमें देखना है कि वो हमें किस तरह से डॉज करते हैं क्वेश्चन में टेस्ट, और हम उस डॉज से कैसे बच के राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं। आइल्स की जो MCQs हैं सेक्शन 1 में जो आते हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि एक बात करते हुए कोई एक इन्फॉर्मेशन मिस कर दी जाए। फॉर एग्जांपल कहीं पे ट्रेन नहीं पहुंचना है और उसके अराइवल टाइम बताया गया हो और उस अराइवल टाइम को बस स्किप कर दिया जाए राइटिंग में और हमें सुन के वो अराइवल टाइम लिखना पड़े। इसको कहते हैं लिसन टू मैच। आइल्स में लिसन टू मैच नहीं है, आइल्स में लिसन टू अंडरस्टैंड है। सो इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें ये करना पड़ता है कि जब तक हमें इंग्लिश लैंग्वेज का ये एक्सेंट अच्छे से समझ नहीं आता, तब तक हम आइल्स को लिसनिंग पार्ट को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। बिकॉज वो सिर्फ इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करते कहीं से, बल्कि उस जगह पे जो भी राइटिंग में हमारे पास आता है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं आपको एग्जांपल्स भी दूंगा, जो एक राइटफुल आंसर यहाँ पे आ सकता है, उसके अलावा वो एक से ज़्यादा ऑप्शंस बोलते हैं। लेकिन कैंडिडेट को वो ऑप्शंस को सुन के डिसाइड करना पड़ता है कि इन दोनों में से कौन सा उन्होंने फाइनली इस जगह के लिए एप्ट या मौजू बोला था। मैं अपने सभी स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ, आइल्स की लिसनिंग की प्रैक्टिस में सबसे पहला पार्ट ये है कि आप लोग आइल्स के इस ऑडियो के एक्सेंट को समझ सकें, और इसके लिए बड़ी आसान सी एक प्रैक्टिस है। आइल्स की सभी बुक्स के साथ जो ऑडियोज आती हैं, आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले किसी भी सेक्शन को सॉल्व करने से पहले सिर्फ ऑडियो को सुने। और आइल्स में चूँकि आप मल्टीटास्क कर रहे होते हैं टेस्ट के दौरान, लाइक आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं और उसके साथ आप पेपर पे पढ़ भी रहे हैं, और पढ़ने के साथ आप प्रोसेस करके आंसर को सिलेक्ट करके लिख भी रहे हैं, तो एक कैंडिडेट चूँकि मल्टीटास्किंग कर रहा होता है, तो एक्चुअल टेस्ट के दौरान या सॉल्व करते हुए कैंडिडेट अपनी पूरी अटेंशन ऑडियो को नहीं देता। इसलिए आई सजेस्ट सबसे पहले कैंडिडेट्स को अपनी लिसनिंग को कैलिब्रेट करना चाहिए आइल्स के एक्सेंट के ऊपर, और उसके लिए किसी भी टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आप आइल्स की सिर्फ ऑडियो प्ले करें। आई रिकमेंड कि आप एटलीस्ट आइल्स के 4 टेस्ट्स किसी भी बुक में से 4 टेस्ट सिर्फ ऑडियो की प्रैक्टिस पे लगाएं। लाइक आप आइल्स के क्वेश्चंस को नहीं ओपन करेंगे, आप बुक को बंद कर दें और सिर्फ ऑडियो को प्ले करें और उसको सुन के समझने की कोशिश करें। फर्स्ट गो में एक ऐसा पर्सन जो आमतौर पे इंग्लिश में मूवीज़ नहीं देखता और जिसका बैकग्राउंड इंग्लिश लैंग्वेज के साथ बहुत ज़्यादा उसमें इंग्लिश लैंग्वेज का यूजेज नहीं है, ऐसे कैंडिडेट्स को परहैप्स 50% समझ आएगा कि ऑडियो में क्या बोला जा रहा है। फिर उसको क्या करना चाहिए, फिर उसको चाहिए कि बुक के बिल्कुल एंड में जाए। लाइक इस बुक में, बुक 12 है ये, इसका पेज है 95। तो पेज 95 से ऑनवर्ड्स ऑडियो स्क्रिप्ट्स शुरू हो जाते हैं। ऑडियो स्क्रिप्ट्स बहुत बड़ी हेल्प है इस बुक में, सारी आइल्स की बुक्स में। उसमें ये होता है कि जो ऑडियो में बोला जा रहा है उसी को उन्होंने स्क्रिप्ट के तौर पे, एक टेक्स्ट के तौर पे लिखा होता है बुक के एंड पे, जैसे बुक 12 में पेज 95 से ऑनवर्ड्स। सो कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, फर्स्ट स्टेप, लिसन टू द ऑडियो ऑफ जस्ट सेक्शन 1। सेक्शन 1 की ऑडियो को सुने
और उस वक्त 100% कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करें। उसमें आई रिकमेंड अगर कोई कैंडिडेट कॉन्सेंट्रेट करने में मुश्किल महसूस करता है, उसका ध्यान भटकता है, तो वो रादर आंखें बंद करके उसको सुन ले और पूरी तरह से सुनने की कोशिश करे कि वो क्या बात कर रहे हैं। उसके बाद उसको बंद करें और ख़ुद से डिटर्मिन करने की कोशिश करें कि उसको कितनी समझ आई है। और ऑफ कोर्स कैंडिडेट को क्लियरली खुद का आइडिया हो जाता है कि उन्हें कितनी समझ आई है, और उसके बाद उन्हें चाहिए, अगर उन्हें बहुत अच्छी समझ आई है तब भी, और अगर अच्छी नहीं समझ आई तब भी उनको चाहिए कि वो ऑडियो स्क्रिप्ट वाले पेज पे जाएं, उसी टेस्ट की सेक्शन 1 को पढ़ें वहाँ से। जब एक दफ़ा वो नीचे तक पढ़ेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे कि उन्हें अंडरस्टैंडिंग 50% हुई थी, 40% हुई थी या उससे ज़्यादा हुई थी। और अगर उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी तो ग्रेट, लेकिन अगर ये अंडरस्टैंडिंग 70% से कम है तो आई रिकमेंड कि ये सेक्शन को एंड तक रीड करने के बाद वो इसको बंद कर दें और उसी ऑडियो को, सेक्शन 1 की ऑडियो को दोबारा सुने। इससे वो पहले से एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये वाला वर्ड अब उसने बोलना है, और इससे उन्हें पता चल जाएगा कि हमारे बोलने से उनके एक्सेंट में टोटल वेरिएशन कितनी सी है। तो आप उनके एक्सेंट को बेटर अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं। मैंने चूँकि डिफरेंट कैंडिडेट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, सो आई हैव फाउंड दिस टेक्निक वेरी वेरी इफ़ेक्टिव। सो आई सजेस्ट कि आइल्ट्स की प्रैक्टिस से पहले, आइल्ट्स के लिसनिंग की प्रैक्टिस से पहले आप अकेली ऑडियो ज़रूर सुने और कम से कम एक ऑडियो को सुन के ज़रूर टेप स्क्रिप्ट के साथ या ऑडियो स्क्रिप्ट के साथ मैच करें, ताकि वेरीफाई कर सकें कि आप वही समझ रहे हैं जो वो बोल रहे हैं। अच्छा, सेक्शन 1 में हो आपकी जो भी प्रैक्टिस रही, लाइक अगर कॉमनली कैंडिडेट्स की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी नहीं होती, उनको ऑडियो सुननी चाहिए, फिर टेप स्क्रिप्ट को पढ़ना चाहिए, फिर ऑडियो सुननी चाहिए। इस तरह से उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ चुकी होगी। फिर उन्हें सेक्शन 2 को सुनना चाहिए, फिर उसको ऑडियो से मैच करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं है तो उसको फिर सुन लेना चाहिए। फिर उनको सेक्शन 3 को सुनना चाहिए और ऑडियो से मैच करना चाहिए। इसी तरह से सेक्शन 4 तक उनको ऑडियो को सुनना चाहिए और ऑडियो स्क्रिप्ट से मैच करना चाहिए, और अगर अच्छा नहीं है तो उसको दोबारा सुन लेना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं इस प्रैक्टिस के साथ, और जैसे ही आप 3 से 4 टेस्ट्स को अच्छे से सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, 100% क्लैरिटी के साथ समझ लेते हैं, उसमें बार बार भले आपको ऑडियो स्क्रिप्ट पढ़ना पड़े, इससे उनकी कैलिब्रेशन हो जाती है, उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग एक्सेंट की वैसी हो जाती है जैसा ऑडियो आइल्ट्स की ऑडियो में बोला जाता है। इससे जब हम टेस्ट की प्रैक्टिस करने लगेंगे तो हमारी ये फिक्र ख़त्म हो जाएगी कि उनको ऑडियो की समझ आ रही है नहीं। अब ऑडियो की समझ आ जाएगी और हमारी सारी कॉन्सेंट्रेशन होगी टेस्ट के फॉर्मेट के ऊपर, जो इन्होंने कॉम्प्लेक्सिटीज़ दी हैं उनको सॉल्व करने के लिए। सो अभी तक जो हमने डिस्कस किया, सेक्शन 1 को सॉल्व करने से पहले आई सजेस्ट भले आप इस वीडियो को यहीं पर रोक दें, और आप जब तक वो प्रैक्टिस नहीं कर लें तब तक आप आगे नहीं स्टार्ट करें। जब तक आप एक्सेंट की प्रैक्टिस नहीं कर लें तब तक आप आगे स्टार्ट नहीं करें। बट अगर आप ऑडियो की प्रैक्टिस कर चुके हैं या पहले टेस्ट दे चुके हैं और आप ऑडियो के ऊपर आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, तो फिर हम यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। सो सेक्शन 1 में फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कि एक ऊपर उन्होंने एग्जाम्पल दी है और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं। एग्जाम्पल को उन्होंने खुद ही फिल किया होता है। अब जब ऑडियो स्टार्ट होती है तो हमें शुरू में 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिल जाता है, बिकॉज़ वो कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। उसके बाद फिर ऑडियो शुरू से स्टार्ट हो जाती है, तो हमें 1 मिनट से ज़्यादा टाइम मिल जाता है। इस 1 मिनट से ज़्यादा टाइम पे जैसे ऑडियो स्टार्ट हो, हमें तो पता है फॉर्मेट क्या है, तो हमें उस दिन ऑडियो से फॉर्मेट समझने की ज़रूरत नहीं है। तो कैंडिडेट्स को ये चाहिए कि जैसे ही ऑडियो स्टार्ट हो तो आपने पेपर ओपन किया, सबसे पहले आपने क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू कर देना है। आपने ऑडियो की तरफ ध्यान नहीं देना जब तक एक्चुअल टेस्ट स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक वो इंस्ट्रक्शन चल रही हैं। आप उस टाइम को यूज़ करें और सेक्शन 1 की जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना शुरू करें। इस पढ़ने के 2 मकासद हैं। पहला ऑब्जेक्टिव है पढ़ने का कि आप अच्छे से समझ पा रहे हो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। अंडरस्टैंडिंग में फॉल्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज जो वो ऑप्शंस हमें बोलेंगे वो अगर हमारी अंडरस्टैंडिंग में फॉल्ट हुआ तो हम अच्छे से उनको फिट इन नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। सेकंड, हमें बूझना है कि इसमें किस तरह का आंसर आ सकता है। मैं यहाँ पे वैसे तो इसकी प्रॉपर हम प्रैक्टिस बाद में करेंगे, बट एक एग्जांपल के लिए तौर पे
अब लिखा है क्रूज ऑन अ लेक, ये एक फैमिली एक्सकर्शंस है, लाइक फैमिली एक्सकर्शंस इज द टॉपिक, उसके में एक क्रूज ऑन अ लेक, क्रूज जो है एक जहाज़, जो उसके बारे में डिटेल्स हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं। कैन टेक फोटोज ऑफ द डैश दैट सराउंड द लेक। अब ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1, कैन टेक फोटोज ऑफ द डैश दैट सराउंड द लेक। लाइक हम ले सकते हैं फोटोग्राफ किसी ऐसी चीज़ की जो लेक को सराउंड कर रहा है। अब लेक को सराउंड करने वाली ऑफ कोर्स कोई नेचुरल चीज़ होगी, कोई छोटी मोटी चीज़ तो लेक को सराउंड नहीं कर सकती, बड़ी चीज़ होगी। इट मे बी सम माउंटेन, इट्स मे बी सम बीच, इट मे बी सम फॉरेस्ट, ऐसी कोई चीज़ होगी। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बिग थिंग या नेचुरल थिंग। ये मैंने बूझ लिया है। अगर मैं ये बूझ के आगे चलूँगा तो फिर मैं यहाँ पे आसानी से आंसर पे पहुँच पाऊँगा। सो इसी तरह से मुझे क्या करना है, कैन टेक फोटोज दैट सराउंड्स, तो मैं दैट सराउंड्स को यहाँ पे अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो हाईलाइट कर दूँगा। और हाईलाइट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हम कर सकते हैं राइट क्लिक करके, तो हम हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर ये पेपर बेस्ड टेस्ट है तो मैं सिंपली इसको अंडरलाइन कर दूंगा कि मुझे लेक को, ऐसी चीज़ की तस्वीरों की बात की जा रही है जो लेक को सराउंड कर रही है, उसके इर्द गिर्द है। इसी तरह से मैं जितना मुझे टाइम मिलेगा उस 1 मिनट से ज़्यादा टाइम में जो वो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मैं पहले तकरीबन 3 से 4 क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ चुका हूँगा और मैं इनमें से कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी कर, जो मुझे सजेस्ट कर रहे हैं आंसर के बारे में, और मैं यहाँ पे जो बूझ सका हूँ उसके हिंट्स भी लिख दूँगा। उसके बाद ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी तो मैं इनको सॉल्व करना शुरू कर दूँगा। अब मुझे क्लियरली सुनना है कि उसने क्या बोला, और उसके बाद मैंने डिसाइड करना है कि उसने जो बोला है उसमें से क्या ऑप्शन यहाँ पे आएगा। आमतौर पे कभी एक और कभी एक से ज़्यादा बातें भी बोल देते हैं, तो मैं वो यहाँ पे लिख दूँगा। जो चीज़ एक्चुअली सराउंड कर रही होगी वो मैं यहाँ पे लिखूँगा। इसी तरह से मैं क्वेश्चन 2, 3, 4 भी सॉल्व कर लूँगा, बिकॉज उनको मैं पहले से पढ़ चुका था। इतनी देर में या एक क्वेश्चन के फर्दर बाद यहाँ पे ब्रेक आ जाएगी, उसमें मुझे फिर फर्दर टाइम मिलेगा कि मैं नीचे वाले क्वेश्चंस पढ़ सकूं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट पार्ट में 5 क्वेश्चन थे और मैं 4 पढ़ सका हूँ और 5th मैंने नहीं पढ़ा। उस सूरत में ये करूँगा कि मैं 4th क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद पूरी कॉन्सेंट्रेशन से ऑडियो को साथ साथ ही मैं क्वेश्चन 5 पढ़ूँगा। इसके अलावा हमारे पास और ऑप्शन नहीं है, तो मैं उसके साथ ही पढ़ूँगा उसको, और ऑडियो को क्लियरली सुन के मैं उसका आंसर बनाऊँगा। लेकिन इसमें मुझे पूरी एफर्ट करनी पड़ेगी और पहले क्वेश्चंस में मुझे हेल्प मिल जाएगी, बिकॉज मैंने हिंट्स लिखे हुए थे और उसको कीवर्ड्स को अंडरलाइन भी किया था। ओके, साथ ही ब्रेक आ जाएगी। जैसी ब्रेक आती है ऑडियो सेज नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 6 to onwards और 5 to onwards, 6 to 10 और 5 to 10। उस सूरत में मुझे पिछले वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल भूल जाना चाहिए, मुझे बिल्कुल उनको सॉल्व करने की, कुछ भी चेक करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगले क्वेश्चंस को उसी तरह से समझना है और कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, ताकि जब वो ऑडियो प्ले करें तो मैं इनको अच्छे से सॉल्व कर सकूं। सो दिस इज़ द वे हाउ वी सॉल्व सेक्शन 1 इन IELTS। सो IELTS की लिसनिंग का सेक्शन 1 को सॉल्व करने के लिए मैं एक दफ़ा रिकैप कर दूं। आपको जो इंस्ट्रक्शंस का टाइम है वो पढ़ने में सॉल्व करना है। इसी तरह से जब ब्रेक आ जाती है उसके बाद जो टाइम आपको थोड़ा सा मिलता है उसमें आप जो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं उस पर स्पेंड नहीं करें, बल्कि आप फ़ौरन आगे आएँ और रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी कीवर्ड्स लगाएं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, और कोई हिंट्स अगर आप लिख सकते हैं तो वो लिख लीजिए। सो इस तरह से हम IELTS लिसनिंग का सेक्शन 1 सॉल्व करते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 किस तरह का होता है, सेक्शन 2 में किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं और हम उनको कैसे सॉल्व करते हैं। सेक्शन 2 में क्वेश्चन टाइप्स से भी जाने से पहले सबसे पहले मैं सजेस्ट करूँगा कि जैसे हम सेक्शन 1 ख़त्म करते हैं तो ऑडियो सेज नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। तो हमें आंसर्स चेक नहीं करने चाहिए, रादर हमें ये टाइम सेक्शन 2 को समझने पे लगाना चाहिए। उसकी रीज़न ये कि पेपर आपके सामने ही रहेगा या कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने ही रहेगी, जो चीज़ गुजर जाएगी दैट इज़ ऑडियो। तो हमें ऑडियो को इस तरह से नहीं गुजरने देना, इसलिए हमें ऑडियो प्ले होने से पहले क्वेश्चंस को जितना अच्छे से समझ सकें वो समझ लेना चाहिए। ओके, अब IELTS के सेक्शन 2 में, लिसनिंग के सेक्शन 2 में जो MCQs हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कुछ टिप्स को डिस्कस करते हैं।
जैसा सेक्शन 1 को सॉल्व करने के टिप्स में मैंने ये कहा, जैसे आप ख़त्म करें तो अब भी ऑडियो ये कहती है नाउ यू हैव टाइम टू लुक एट टू चेक योर आंसर्स। उस टाइम को आपको चाहिए यूज़ करें सेक्शन 2 में MCQs के क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए। सो वही हम करेंगे, लाइक क्वेश्चन 1 के क्वेश्चन लाइन को हम अच्छे से पढ़ लेंगे और इंश्योर करेंगे कि हमने इसको समझ लिया है, और उसके बाद कोई कीवर्ड करेंगे, किस बारे में क्वेश्चन में बात की गई है उसको आप अंडरलाइन कर लें, और अगर पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो उस वर्ड को हाईलाइट कर लीजिए। उसके बाद हम 3 ऑप्शंस हैं, तीनों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, और उसमें अगर आंसर थोड़ा सा लेंथी है, आमतौर पे सेक्शन 2 में MCQs में आंसर्स लेंथी नहीं होते, बट अगर वो 4 वर्ड्स से ज़्यादा का है या 4 वर्ड्स का है तो उसमें वो इम्पॉर्टेंट वर्ड को अंडरलाइन कर लें। फिर आप इसी सेक्शन के फर्दर जितने क्वेश्चंस आप समझ सकें, जैसे इस बुक में, बुक 12 में सेक्शन 2 में 4 MCQs हैं, तो इतना सफिशेंटली इतना टाइम होगा कि हम 4 क्वेश्चंस को समझ के अंडरस्टैंड कर सकें। बट कैंडिडेट्स स्लो हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो समझ के अंडरस्टैंड करें, तो उनको वो टाइम भी यहाँ कंज्यूम कर लेना चाहिए जो उनको ऑडियो सेक्शन 2 को सॉल्व करने के लिए असाइन करती। जैसे जैसे सेक्शन 2 स्टार्ट होगा तो ऑडियो में फिर बोला जाएगा नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 11 to 14। तो पहले हमने पिछला टाइम यूज़ कर लिया, अभी ये टाइम भी हमारे पास है कि मैं अच्छे से समझ लें कि क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, इनको अच्छे से क्वेश्चंस को और आंसर्स को हम समझ लें, और कहीं पे हमें अंडरलाइन करना पड़ता है, हाईलाइट करना पड़ता है, तो हम वो कर लेते हैं। अब ऑडियो स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें चूँकि पहले से हम ये क्वेश्चंस को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, तो हमें इन्हें अंडरस्टैंड करना आसान होगा, और ऑडियो के ऊपर हम ज़्यादा कॉन्सनट्रेट कर पाएंगे। और जैसे ही ऑडियो कोई रेलिवेंट आंसर देता है तो हमें आंसर्स के ऊपर मार्क कर लेना चाहिए अगर ये पेपर बेस्ड टेस्ट है, और अगर ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो हमें आंसर्स के ऊपर कुछ ना कुछ हाईलाइट कर लेना चाहिए। सो आंसर्स को यहाँ सिलेक्ट कर लेना चाहिए। अगर ये कंप्यूटर बेस्ड है तो हमें उस आंसर को सिलेक्ट कर लेना चाहिए, और अगर हमें डाउट हो कि दूसरा भी आंसर हो सकता है तो दूसरे को सिलेक्ट नहीं करें, उसको हाईलाइट कर लें, तो आपको ताकि बाद में कभी सोचना पड़े तो आपके जहन में हो कि ये दोनों को मैंने करीब किया था। इसी तरह से हम फिर MCQs को सॉल्व करेंगे। IELTS के लिसनिंग के सेक्शन 2 में MCQs के अलावा जो दूसरी तरह के क्वेश्चंस आते हैं उसमें है, उसको हम कहते हैं मैचिंग द इंफॉर्मेशन। इस क्वेश्चन टाइप में होता ये है कि ऑडियो में कुछ डिस्कस किया जाता है डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, लाइक एक ही डिस्कशन में डिफरेंट हेड्स को डिस्कस किया जाता है, और ऑप्शंस में एक और डिफरेंट सीक्वेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, और कैंडिडेट को उन्हें मैच करना होता है ऑप्शंस के साथ। लाइक फॉर एग्जांपल इस टेस्ट में 4 डिफरेंट लोगों के बारे में डिस्कस किया गया है, और उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनको अलग से लिखा गया एक बॉक्स में, लेकिन उनकी तरतीब चेंज कर दी गई है, और हमें ये बताना है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो ये वाले जो टेस्ट क्वेश्चन टाइप्स हैं ये बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग रिक्वायर करते हैं, इसलिए कि आपको सुनना है और सुन के ये तय करना है कि किस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फिर आपको इस बॉक्स में जाना है और इस बॉक्स में उस चीज़ को पढ़ते हुए ढूंढना है, और उसको मार्क ढूंढ के आपने यहाँ पे लिखना भी है। सो आपको सुनना है, पढ़ना है, ढूंढना है, और वापस आके लिखना है। दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम, और आई सजेस्ट आप इसको सुनते हुए सॉल्व नहीं करें, रादर इसको सॉल्व करने का मेथड ये होना चाहिए कि आपने सुनते हुए इसको लिखना है और बाद में सॉल्व करना है। और अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो आपके सामने क्वेश्चन पेपर ही पड़ा है, और आप जो सुनते जा रहे हैं इनके सामने आप उसको शॉर्ट में या तेज़ी से उसको लिख लें जिसको आप बाद में समझ सकें। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें भी सोल्यूशन है, आपको एडिशनल पेपर मिलता है, लाइक आपको लॉगिन शीट मिलती है जो पेपर आपके पास ही पड़ा रहता है, और वहाँ पे लेड पेंसिल भी आपको दी जाती है, आप उस पेपर को यूज़ कर सकते हैं, दैट्स अलाउड। सो आपको चाहिए, जैसे मेरे पास बुक 12 के टेस्ट 5 में सेक्शन 2 में लिसनिंग के सेक्शन 2 में क्वेश्चन 17 to 20 जो हैं वो इस टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें मैचिंग द इन्फॉर्मेशन है। लाइक हमें कुछ लोगों के बारे में इन्फॉर्मेशन दी गई है, बट उस इन्फॉर्मेशन को उन्होंने शफल कर दिया है और अब हमें वापस उसको मैच करना है उन लोगों के साथ। इसको सॉल्व करने के लिए
आई शुड राइट 17, 18, 19 एंड 20। मुझे ये 4 नंबर्स अपने पेज पे लिख लेना चाहिए जो मेरे पास है अगर मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहा हूँ। सुनते हुए इन नंबर्स के सामने मुझे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी चाहिए जो उन्होंने बोली है। जैसे फर्स्ट पर्सन का नाम है जॉय हार्किन्स, तो जॉय हार्किन्स के लिए वो जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलेंगे ऑफ कोर्स वही की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरे लिए बड़ा आसान होगा, मैं उसको पेज पे लिख दूंगा। इसी तरह से बाकी 3 पर्सनस के लिए भी वो जो बोलेंगे ऑडियो में बताया जाएगा वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैं उनके सामने लिख दूंगा। और जैसे मैं ख़त्म कर पाऊंगा तो तेज़ी से मैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में आंसर्स को सिलेक्ट कर सकूंगा, बिकॉज मेरे पास राइट आंसर्स इस फॉर्म में पड़े हैं और मुझे वहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। पेपर बेस्ड टेस्ट में मुझे इनके सामने ऐसे लिख लेना चाहिए और उसके बाद देख लेना चाहिए ऊपर लिस्ट में अल्फ़ाबेट क्या उसके सामने आ रहे हैं, तो उसी तरह के लेटर्स मुझे यहाँ पे लिख लेना चाहिए, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं वो पर्सनस के नाम में हैं और आंसर्स ABC में मुझे लेटर्स में देने हैं, ना कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम से। तो मैं क्वेश्चंस में जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मैं एक्सप्लेन करूँगा कि हम अगर इसको यहीं पे सुन के सॉल्व कर दें, सुन के लिख दें, अगर सॉल्व नहीं करें तो हम बाद में सॉल्व कर सकते हैं। सो ये है मैथड मैचिंग इन्फॉर्मेशन को सॉल्व करने के लिए। ये आमतौर पे सेक्शन 2 में आता है। और एक दफ़ा मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए हमें सॉल्व नहीं करना चाहिए, हमें सुन के फ़ौरन लिख लेना चाहिए और बाद में हमें इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। इस तरह से हम मल्टीटास्किंग के बर्डन से बच जाते हैं। ओके, अब सेक्शन 2 में थर्ड टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो है किसी मैप को या किसी डायग्राम को हमें लेबल करना होता है। लाइक हमारे सामने कोई मैप बना दिया जाता है, उसमें कुछ जगहों के नाम लिख दिए जाते हैं और कुछ जगह मिस कर दी जाती हैं, और जिनको मिस किया जाता है वहाँ पे लेटर्स लिखते जाते हैं ABCD ऑप्शंस, और हमें बाद में पूछा जाता है नीचे लिस्ट में दी गई चीज़ों में से कौन सी चीज़ें यहाँ पे हैं। सो इसको सॉल्व करने के लिए आमतौर पे मैं मेथड अभी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, बट इस टेस्ट में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन उसको हम को कंप्लीट करने के लिए, इस प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए हम किसी और टेस्ट में इस तरह की प्रैक्टिस ढूंढ के सॉल्व कर लेंगे प्रैक्टिस में। तो जैसे ही इस तरह का क्वेश्चन स्टार्ट होगा, क्वेश्चन का सेट सेक्शन 2 में, तो हमें ऑडियो कहेगी नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस दैट एंड दैट। मैं फ़ौरन वहाँ जाऊँगा और मैं उस मैप को अच्छे से पढ़ूंगा। सबसे पहले डिटर्मिन करूंगा इसका एंट्री पॉइंट क्या है। एंट्री पॉइंट डिटर्मिन करने के बाद फिर मैं उसको डिटेल में ऊपर की तरफ देखना शुरू कर दूंगा, या जिस तरफ से भी एंट्री पॉइंट है उसकी दूसरी तरफ तक देखना शुरू कर दूंगा। अच्छे से देखूंगा कहीं पे ट्रीज़ बने हैं, कहीं पे कोई टेबल पड़ा है या कोई साइन बनाया है, तो वो सारी चीज़ें हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक और चीज़ आप जहन में रखिए कि आम तौर पे यहाँ पे डायरेक्शंस नहीं लिखी होती, बट आप खुद से सोच सकते हैं कि हमारा जो राइट हैंड है यही राइट साइड है जो पेपर पे, और जो हमारा लेफ़्ट हैंड है यही पेपर पे लेफ़्ट साइड है। सो अगर वो कहते हैं यहाँ से राइट टर्न करें, तो आप अपना पेन वहाँ पे रखें और वहीं से राइट टर्न कर लें, या अपना कर्सर वहाँ पे रखें। अगर पेपर बेस्ड टेस्ट नहीं दे रहे तो उसी को राइट की तरफ मूव कर लें और वहीं पे वो चीज़ होगी। और जो मैप के टाइप के क्वेश्चंस हैं, आई सजेस्ट कि इसका टेप स्क्रिप्ट आप बहुत अच्छे से पढ़ लें। ऑडियो पहले बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि किसी मैप को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। जब वो कहते हैं डाउन द रोड, तो इसका मतलब है वो रोड से एक तरफ से दूसरी तरफ जा रहे हैं, और अगर कहते हैं अप द रोड तो इसका मतलब वापस उस तरफ आ रहे हैं जिस तरफ एंट्री पॉइंट था, जिस तरफ से बात स्टार्ट की गई थी। सो इसी तरह से अगर वो कहते हैं समथिंग इज़ एडजेसेंट, तो इसका मतलब है वो एक चीज़ दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। अगर वो इन फ्रंट है तो वो दूसरी तरफ होगी। अक्रॉस द रोड है तो इसका मतलब है कि वो एक चीज़ है, दरमियान में रोड है, और दूसरी तरफ वो चीज़ है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो मैप्स को सॉल्व करने के लिए आई रिकमेंड, जब आप ऑडियो और टेप स्क्रिप्ट को समझ रहे हो तो तब आप मैप्स को देखें भी साथ में बाद में, ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएँ कि मैप के ऊपर चीज़ों को किस तरह से डिस्क्राइब किया जाता है। अब सॉल्व करने के मेथड इस तरह से कि ऑडियो जैसे स्टार्ट हो वो एंट्री पॉइंट को डिस्कस करते हैं, जहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी उस मैप में, उसी चीज़ को मार्क कर लें। मैं आमतौर पे अपनी फिंगर या अपनी पेंसिल उस चीज़ पे रख लेता हूँ, बिकॉज़ वो वहीं से मूव करना शुरू करते हैं और वहीं से रास्ता बताते हुए डिफरेंट चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं। अब इसमें एक और वैल्यूबल बेनिफिट हम उठा सकते हैं, वो ये कि अगर आप पेपर बेस्ड टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं तो मैप के ऊपर जैसे ही वो बात बताएं कि यहाँ पे ये चीज़ है,
तो आप तेज़ी से वो चीज़ वहाँ पे लिख दें। आमतौर पे वहाँ पे कोई ना कोई लेटर लिखा होगा ना, तो आप उस लेटर के ऊपर ही एक्चुअल आंसर लिख दीजिए। ये सॉल्व करने की कोशिश नहीं करें कि ये लेटर आपने नीचे जाके ऑप्शंस में लिखना है, तो आप बल्कि उसी लेटर के ऊपर, मैप के ऊपर ही उस लेबल में जो ब्लैंक्स हैं उसको फिल कर दीजिए। उस मैप के ऊपर जो ब्लैंक्स हैं उसको ऑडियो सुनते हुए फिल कर लें। और अगर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं तो फिर आई सजेस्ट कि आप अपने सामने ABCD लिख के रख लें, और जैसे ही वो बोलते हुए मैप के ऊपर किसी चीज़ के बारे में हिंट दें कि यहाँ पे ये चीज़ है, तो वो आप अपने पेपर के ऊपर लेटर, उस पर्टिकुलर लेटर के सामने आंसर लिख लें, ताकि आप बाद में वही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकें। तो इस तरह से हम सॉल्व करते हैं मैप्स को लेबल करना। ये चूँकि टेस्ट 5 में सेक्शन 2 में मैप नहीं है, तो हम प्रैक्टिस को कंप्लीट करने के लिए किसी और टेस्ट का मैप सॉल्व कर लेंगे जब हम प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे अभी इस वीडियो के एंड में। ओके, अभी हम सेक्शन 3 के बारे में डिस्कस करते हैं। मैं अपनी टीचिंग में या IELTS ट्रेनिंग में अपने कैंडिडेट्स को सेक्शन 3 की प्रैक्टिस लास्ट में कराता हूँ। लाइक मैं उन्हें सेक्शन 1 के ऊपर ट्रेन करता हूँ, फिर सेक्शन 2 के ऊपर, फिर सेक्शन 4 के ऊपर, और लास्ट में सेक्शन 3 पे हम आते हैं, बिकॉज इट्स बिट कॉम्प्लेक्स और स्टूडेंट्स को ये सबसे ज़्यादा चैलेंज देता है। और मेरी अभी तक की एक्सपीरियंस में है, जो कैंडिडेट्स IELTS में बहुत अच्छा भी परफॉर्म करते हैं, अगर आप उनकी प्रैक्टिस की रिजल्ट्स देखें तो वो सेक्शन 3 में ही लूज़ करते हैं, सेक्शन 3 में सबसे ज़्यादा लूज़ करते हैं। अब मैं इसके लिए आपके साथ कुछ टिप्स डिस्कस करूँगा, और आई बिलीव वो आपके लिए बहुत अच्छा काम करेंगे, और सेक्शन 3 में हम गलती को बचा सकते हैं, बिकॉज़ इसके लिए हमें थोड़ा ट्रिकी होना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन टाइप्स हैं, ये MCQs ही हैं। सेक्शन 3 में 95% केसेस में सिर्फ MCQs आते हैं, बट इसमें कैच ये है कि इसकी क्वेश्चन की लाइन और आंसर की लाइन 7 वर्ड से भी ज़्यादा होती है। समटाइम्स 6 वर्ड्स, 7 वर्ड्स और 8 वर्ड्स समटाइम्स होती है। जैसे सेक्शन 3 का मेरे सामने जो MCQs के क्वेश्चंस हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वर्ड्स की क्वेश्चन लाइन है क्वेश्चन 21 की, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड्स का पहला आंसर है, ऑप्शन। सो इसको सॉल्व करने के लिए आई पर्सनली थिंक इसमें भी मल्टीटास्किंग ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएगी, और ऑडियो पे हम कॉम्प्रोमाइज़ कर देंगे। अगर हम ऑडियो को अच्छे से सुन रहे हों और इस क्वेश्चन को भी समझ रहे हों, और उसके बाद ऑडियो को सुनते हुए इन सारे ऑप्शंस को भी पढ़ रहे हों, तो आई बिलीव कि ऑडियो के ऊपर से हमारा ध्यान इतना हट जाएगा कि हम क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हम क्लियरली नहीं बता सकते कि हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन लेना चाहिए। अब इसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा, जैसे आपने सेक्शन 2 सॉल्व किया और ऑडियो ये कहती है नाउ यू हैव टाइम टू लुक एट टू चेक योर आंसर्स, छोड़ दीजिए, फ़ौरन सेक्शन 3 में आ जाएं, और क्वेश्चन 21 से ऑनवर्ड्स एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और इंश्योर करें कि आपको वो समझ आ गई। और वो समझ तो आ गई, आप उसको माइंड में रखने के लिए आप उसकी किसी कीवर्ड को अंडरलाइन भी करें, ताकि आपको पता चल जाए कि इस क्वेश्चन के लिए आपको क्या चीज़ ढूंढनी है, उसको अंडरलाइन करना है। मैं अभी सॉल्यूशन जब इसकी प्रैक्टिस हम करेंगे तो आपके सामने एक पेपर सॉल्व भी करूंगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैं किस वर्ड को कहता हूँ कि अगर आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो आप रिकॉल कर पाएंगे कि क्वेश्चन ये क्या पूछ रहा था। उसके बाद इसके तीनों ऑप्शंस हैं क्वेश्चन 21 के, एक एक लाइन को मैं अच्छे से पढ़ूंगा, समझूंगा, और इसको भी अंडरलाइन करूंगा, ताकि उस वक्त सॉल्व करते हुए मैं तेज़ी से यहाँ पे पहुँच सकूँ। मुझे 8-9 वर्ड्स नहीं पढ़ने पड़े, बल्कि 1-2 वर्ड्स पहुँच के पता चल जाए इसे क्या कहा था। इसके तीनों ऑप्शंस को मैं पढ़ूंगा, और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को जो कि मुझे रिकॉल करा सकें कि ये कौन से ये क्या कह रहा है, तो एक लाइन क्या कह रही है, उसको मैं अंडरलाइन कर दूँगा। तो मैं अगर उस टाइम को यूटिलाइज़ करूँ जो वो कहते हैं नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स इन सेक्शन 2, उसको भी यहाँ पे यूटिलाइज़ कर दूँ। और सेक्शन 3 की वो ऑडियो जो ये कहे नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 21 टू ऑनवर्ड्स, लाइक ये भी चूँकि 2 पार्ट्स में होता है, तो 21 to 25 हो सकता है, 21 to 26 हो सकता है।
तो मैं अगर ये दोनों टाइम्स यूटिलाइज़ करूँ एक एक लाइन को समझ के अंडरस्टैंड करके अंडरलाइन करने के लिए, तो मेरा ख्याल है एट द मोस्ट मैं 4 क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर सकता हूँ, एट द मोस्ट, इससे ज़्यादा नहीं। समटाइम्स 3 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को अंडरलाइन कर सकूँगा। मेरे पास कम से कम 1-2 ऑप्शंस बच जाएंगे, समटाइम्स मे बी 3 ऑप्शंस बच जाएंगे जिनको मैं अंडरलाइन ना कर पाऊँ, जिनको मैं पढ़ा ही ना हो, समझ ना सकूँ। उस सूरत में अब ऑडियो प्ले होगी तो मैं अब फर्दर पढ़ने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि उस ऑडियो को वैल्यू करूँगा, अच्छे से समझूंगा उसको और क्वेश्चन 21 को सॉल्व करूंगा। बिकॉज इसके लिए मैंने क्वेश्चन को भी अंडरलाइन कर लिया है और ऑप्शंस को भी मैंने कीवर्ड को अंडरलाइन कर लिया था, तो मैंने उसको सुना अच्छे से और ये मैंने पढ़ा हुआ था और अच्छे से रिकॉल कर लिया कि ये तीनों ऑप्शंस क्या कह रहे हैं और मैं राइट आंसर को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरह से मैं क्वेश्चन 22 सॉल्व करूँगा, क्वेश्चन 23 सॉल्व करूँगा। अब अगर क्वेश्चन 24 मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, दैट इज़ ग्रेट। अगर मैंने नहीं किया हुआ तो अब उसका भी कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो क्वेश्चन 24, 25, 26 फॉर एग्जांपल अगर हैं तो उसको सॉल्व करने का मेथड ये होगा कि अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि सिर्फ क्वेश्चन लाइन को अच्छे से पढ़ूंगा ऑडियो को सुनते हुए, और ऑडियो को सुनते हुए जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ऑफ कोर्स उसमें से मुझे नीचे ऑप्शन सेलेक्ट करने थे, वो मैंने पढ़े नहीं है और अभी टाइम नहीं है कि मैं उनको पढ़ के समझ सकूँ। तो मुझे क्या करना है, मैंने जो इन्फॉर्मेशन सुनी ऑडियो में से आंसर के तौर पे, क्वेश्चन 24 के आंसर के तौर पे, वो मैंने लिख देनी है उस टाइम में, बजाय इसके कि मैं इसके ऑप्शंस पढूं। मुझे चाहिए मैं उसको पेपर पे लिख दूँ, और अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो मैं पेपर पे अपने पास लिख लूँगा क्वेश्चन 24, 25, 26 लाइक नंबर्स लिख लूँगा 25, 24, 26, और जो इन्फॉर्मेशन वो बोल रहा है जिससे मेरा आंसर निकल सकता है वो मैं उस पेज पे तेज़ी से लिख दूँगा। जैसे मैंने कहा हमारे पास लॉगिन शीट होती है जिसके ऊपर लॉगिन की डिटेल्स हमें दी जाती है टेस्ट स्टार्ट होने से पहले, तो हमारे पास ही रहता है वो पेपर, हम उसको रफ पेपर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं और वो ये इंस्ट्रक्शंस में अलाउ भी किया जाता है। तो मैं उसके ऊपर तेज़ी से क्वेश्चन 24 का आंसर लिख दूँगा, जो भी लंबी लाइन मुझे समझ आई, क्वेश्चन 25 का आंसर भी लिख दूँगा, क्वेश्चन 26 का भी आंसर लिख दूँगा और रिलैक्स कर लूँगा। बिकॉज अब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट होने लगा, वो मैं पढ़े रहने दूँगा। और उसके बाद जब नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया तो अब वो कहेंगे नाउ यू हैव सम टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 25 to 30 और 26 to 30 और 27 to 30। तो ये भी आमतौर पे MCQs होंगे। इसके लिए भी फिर मैं इनको पहले अंडरलाइन करूँगा, जितने क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर पाया, जैसे 21 से ऑनवर्ड्स किया था, फिर इनको सॉल्व करूँगा और जो नीचे 1-2 क्वेश्चंस मेरे रह गए होंगे जिनको मैं अंडरलाइन नहीं कर पाया हूँगा उसको भी सॉल्व करने की कोशिश नहीं करूँगा, बल्कि उसका आंसर लिख लूँगा। ये आंसर्स बाद में, बिकॉज ये ऑडियो से मैंने एक्सट्रैक्ट करके आंसर्स लिखे हैं और जो टेक्स्ट मेरे सामने था वो तो मेरे सामने रहेगा, तो ये ऑडियो गुजर जानी थी, बट इसमें से एसेंशियल पार्ट मैंने लिख के रख लिया। इससे मैं वो सॉल्व कर लूँगा पेपर के एंड में, जब मुझे 2 मिनट मिलेंगे तो मैं इसी को सॉल्व करूँगा। अब मैं आ जाता हूँ इसमें, अभी हम ख़त्म कर लेते हैं इसको और सेक्शन 4 की तरफ चले जाते हैं। जैसे ही ख़त्म होता है सेक्शन 3 तो हमें आमतौर पे कहा जाता है नाउ यू हैव सम टाइम टू चेक योर आंसर्स। तो ये वैल्यूएबल टाइम है, इसमें ताज़ा सुना हुआ है, तो इसमें हम सॉल्व कर सकते हैं। जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व नहीं किए थे बल्कि उनको लिख लिया था, उनको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हम सारे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उसके बाद हम जब टेस्ट ख़त्म करेंगे तो वापस आके भी इसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम सेक्शन 4 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 4 इज़ सिंपलर कंपेयर टू सेक्शन 3, और समटाइम सेक्शन 2 भी इससे थोड़ा सा लोगों से मुश्किल होता है। इसमें सिर्फ एक ही कैच है सेक्शन 4 में कि इसमें ब्रेक नहीं आती। इसमें एक दफ़ा ऑडियो प्ले कर दी जाती है और क्वेश्चन 31 से लेके क्वेश्चन 34 तक वो चलती रहती है। ओके, IELTS लिसनिंग के सेक्शन 4 में अच्छी बात ये है, दो इसमें ब्रेक नहीं आती, बट इसमें एक तरह से ब्रेक्स होती हैं। वो हैं टेक्स्ट में दी गई हेडिंग्स, तो हमें इन हेडिंग्स को शॉर्ट ब्रेक्स ही समझना चाहिए। इसको सॉल्व करने का मेथड सेक्शन 1 से मिलता जुलता ही होगा, बिकॉज वो भी MCQs है, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स और ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे सिर्फ एक ही बात है कि ये थोड़ा सा इसमें ब्रेक्स नहीं आती, तो विजिबल ब्रेक्स नहीं आती, बट चूँकि हेडिंग्स हैं तो हम उनको ब्रेक समझ लेते हैं और इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेथड वही होगा जब हमें टाइम मिलेगा। जब ऑडियो सेज नाउ यू हैव टाइम टू लुक एट क्वेश्चंस 31 to 40, तो उसमें मैं ये करूँगा, क्वेश्चन लाइन को पढ़ूँगा और उसको अच्छे से समझने की कोशिश करूँगा, और उसमें अगर कोई वर्ड मुझे कुछ सुझाता है, कुछ सजेस्ट करता है कि इस तरह का आंसर होना चाहिए, उस वर्ड को मैं अंडरलाइन कर लूँगा।
जब हम इसको सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस के तौर पे, तो मैं इसको अंडरलाइन करके भी आपको शो करूँगा कि मैं किन वर्ड्स को अंडरलाइन कर रहा हूँ, और उन्हीं से रिलेटेड फिर हमें आंसर्स भी मिल रहे होते हैं। तो हम इसको तेज़ी से अंडरलाइन करते जाएंगे। सेक्शन 4 में एक और अच्छी बात भी है, सेक्शन 4 सेक्शन 1 के MCQs की तरह से डॉज नहीं करती। सेक्शन 1 में दो लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, एक पर्सन दूसरे को कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, और वो आमतौर पे मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, और हमें चूज़ करना पड़ता है कि कौन सी राइट इन्फॉर्मेशन है। सेक्शन 4 में एक लेक्चर चल रहा होता है और उसमें से कुछ इन्फॉर्मेशन मिसिंग होती है, तो यहाँ पे आप काफ़ी हद तक लिसन टू मैच अप्लाई कर सकते हैं। लाइक एक इन्फॉर्मेशन अगर आपने चलते हुए सुन ली तो यहाँ पे वही आएगी, एक इन्फॉर्मेशन अगर रिलेटेड है तो वही आएगी यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन के 2-3 पॉसिबल आंसर्स बन सकते हैं और आपको गौर से सुनना पड़ेगा कि उन्होंने फाइनली किसको फाइनलाइज किया। तो सेक्शन 4 में आपको ब्रेक्स की सूरत में यहाँ पे हेडिंग्स मिल जाती हैं, और आपको यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है आप उसको फ़ौरन यहाँ पे सेफली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये डॉज नहीं करते, इन्होंने कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया हुआ। तो सेक्शन मैं रिकैप कर दूं, सेक्शन 4 में हम तेज़ी से अंडरलाइन करने की कोशिश करते हैं, जितने क्वेश्चंस को हम अंडरलाइन कर पाएँ। उसके बाद सुनना शुरू करते हैं, जो इन्फॉर्मेशन इस लेक्चर में ऐसे मिसिंग है वो ऑडियो में पाई गई है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, और अगर 1, 2, 3, 4 क्वेश्चंस के बाद आगे हमने अंडरलाइन नहीं किया हुआ था तो तब भी ज़्यादा परेशानी की बात नहीं है, बिकॉज आगे हेडिंग्स आ रही हैं। हर हेडिंग पे आके जो स्पीकर है उस हेडिंग को एक्सप्लेन करने लग जाता है, उस टाइम में हमें जाके उसके नीचे क्वेश्चंस को अंडरलाइन करने की कोशिश करनी चाहिए, और वो हमें एक सफिशिएंट टाइम मिल जाता है इसको सॉल्व करने के लिए। अब चूँकि हम IELTS के लिसनिंग पार्ट के चारों सेक्शंस के फॉर्मेट को, क्वेश्चन टाइप्स को और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के मेथड्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो अब हम एक पूरा टेस्ट सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट में ये बुक 12 है और इसका टेस्ट 5 है, जिसका हम लिसनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे, बट इस पूरे लिसनिंग पार्ट में एक क्वेश्चन टाइप मिसिंग है। सेक्शन 2 में कभी कभी चूँकि मैप्स आ जाते हैं लेबल करने के लिए, वो इसमें नहीं है, वो फिर हम एडिशनली सॉल्व कर लेंगे इसी बुक में से किसी और टेस्ट में। अभी हम IELTS के लिसनिंग का एक पूरा टेस्ट को सॉल्व करेंगे, और इस प्रैक्टिस को मैं आपके साथ शेयर करूंगा ताकि जो टिप्स हमने डिस्कस किए हैं आप उनकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन को देख सकें। सो मैं ऑडियो प्ले करूंगा और उसके साथ साथ हम इसको कुछ थोड़ी थोड़ी जगहों पे पॉज करेंगे अगर मुझे कहीं पे कुछ एक्सप्लेन करना पड़ता है। Have some time to look at questions 1 to 4. You will see that there is an example that has been done for you. On this occasion only, the conversation relating to this will be played first. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. The cruise takes place on a steamship. So steamship has been written in the space. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 4. Hi, can I help you? I'd like to find out if you have any excursions suitable for families. Sure. How about taking your family for a cruise? We have a steamship that takes passengers out several times a day. It's over 100 years old. That sounds interesting. How long is the trip? About an hour and a half. And don't forget to take pictures of the mountains. They're all around you when you're on the boat and they look fantastic. Okay. And I assume there's a cafe or something on board? Sure. How old are your children? My daughter's 15 and my son's 7. Right. Well, there are various things you can do once you've crossed the lake to make a day of it. One thing that's very popular is a visit to the country farm. You're met off the boat by the farmer
and he'll take you to the holding pens where the sheep are kept. Children love feeding them. My son would love that. He really likes animals. Well, there's also a 40-minute trek round the farm on a horse if he wants. Do you think he'd manage it? He hasn't done that before. Sure, it's suitable for complete beginners. Good. And again, visitors are welcome to explore the farm on their own, as long as they take care to close gates and so on. There are some very beautiful gardens along the side of the lake which also belong to the farm. They'll be just at their best now. You could easily spend an hour or two there. Okay, well, that all sounds good. And can we get lunch there? You can, and it's very good, though it's not included in the basic cost. You pay when you get there. Right. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 5 to 10. Now listen and answer questions 5 to 10. So, is there anything else to do over on that side of the lake? Well, what you can do is take a bike over on the ship and then go on a cycling trip. There's a trail there called the Back Road. You could easily spend 3 or 4 hours exploring it, and the scenery's wonderful. They'll give you a map when you get your ticket for the cruise. There's no extra charge. What's the trail like in terms of difficulty? Quite challenging in places. It wouldn't be suitable for your 7-year-old. It needs someone who's got a bit more experience. Well, my daughter loves cycling, and so do I, so maybe the two of us could go, and my wife and son could stay on the farm. That might work out quite well. But we don't have bikes here. Is there somewhere we could rent them? Yes, there's a place here in the city. It's called Ratcheson's. I'll just make a note of that. How do you spell it? Ratchesons. It's just by the cruise ship terminal. Okay. You'd also need to pick up a repair kit for the bike from there to take along with you. And you'd need to take along a snack and some water. It'd be best to get those in the city. Fine. That shouldn't be a problem. And I assume I can rent a helmet from the bike place. Sure, you should definitely get that. It's a great ride, but you want to be well prepared because it's very remote. You won't see any shops around there or anywhere to stay, so you need to get back in time for the last boat. Yeah. So what sort of prices are we looking at here? Let's see. That'd be 1 adult and 1 child for the cruise with farm tour. That's $117, and an adult and a child for the cruise only, so that's $214 altogether. Oh, wait a minute. How old did you say your daughter was? 15. Then I'm afraid it's $267 because she has to pay the adult fare, which is $75, instead of the child fare, which is $22. Sorry about that. That's okay. So how do we find out? That is the end of section 1. Sorry about that. That's okay. So how do we find out? That is the end of section 1. You now have half a minute to check your answers. The manager is concerned about some of the new staffs. Now turn to section 2. Jewelry, hairstyles, shoes. The manager says that Section 2.
you will hear a restaurant manager talking to a small group of new staff who are starting work as kitchen assistants in a restaurant. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Only kitchen staff who are 18 or older are allowed to use. Waste disposal unit, electric mixer or meat slicer. Acha, choose two letters A or E among them. According to the manager, which two things can make the job of kitchen assistant stressful? Two things can make it stressful. Now listen carefully and answer questions 11 to 16. Okay. Good morning, everyone. My name's Joy Parkins, and I'm the restaurant manager. And I understand that none of you have had any previous experience as kitchen assistants. Well, you might be feeling a bit nervous now, but most of our kitchen assistants say they enjoy the work. Okay, they might get shouted at sometimes, but it's nothing personal. And they're pleased that they have so many different things to do, which means they never get bored. And I'll tell you straight away that if you do well, we might think about moving you up and giving you some more responsibility. Right, well, you've all shown up on time, which is an excellent start. Now, I'm glad to see none of you have unsuitable footwear, so that's good. You need to be careful as the floors can get very wet and slippery. Those of you with long hair have got it well out of the way, but some of you will need to remove your rings and bracelets. Just put them somewhere safer today. And remember to leave them at home tomorrow, as they can be a safety hazard. Now, it's going to be a busy day for you all today. We don't have any tables free for this evening, and only a few for lunch. Fortunately, we've got our head chef back. He was away on holiday all last week, which meant the other chefs had extra work. Now, I'll tell you a bit more about the job in a minute, but first, some general regulations. For all of you, whatever your age, there's some equipment you mustn't use until you've been properly trained, like the waste disposal system, for example, for health and safety reasons. Then I think there are two of you here who are under 18. That's Emma and Jake, isn't it? Right. So for you two, the meat slicer is out of bounds. And of course, none of you are allowed to use the electric mixer until you've been shown how it works. Now, you may have heard that this can be a stressful job. And I have to say that can be true. You'll be working an 8-hour day for the first week, though you'll have the chance to do overtime after that as well if you want to. But however long the hours are, you'll get a break in the middle. What you will find is that you're on your feet all day long, lifting and carrying. So, if you're not fit now, you soon will be. You'll find you don't have much chance to take it easy. When someone tells you to do something, you need to do it straight away. But at least we do have a very efficient air conditioning system compared with some kitchens. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. What is the responsibility of each of the following restaurant staff? These are the people and they have some responsibilities. Training courses, food stocks, first aid, breakages, staff discounts. Now listen and answer questions 17 to 20. Now, let me tell you about some of the people you need to know. So, as I said, I'm Joy Parkins, and I decide who does what during the day and how long they work for. I'll be trying to get you to work with as many different people in the kitchen as possible, so that you learn while you're on the job. One person whose name you must remember is David Field.
If you injure yourself at all, even if it's really minor, you must report to him and he'll make sure the incident is recorded and you get the appropriate treatment. He's trained to give basic treatment to staff himself, or he'll send you off somewhere else if necessary. Then there's Dexter Wills. He's the person you need to see if you smash a plate or something like that. Don't just leave it and hope no one will notice. It's really important to get things noted and replaced, or there could be problems later. And finally, there's Mike Smith. He's the member of staff who takes care of all the stores of perishables. So if you notice we're getting low in flour or sugar or something, make sure you let him know so he can put in an order. Okay, now the next thing we need to cover. ये जो आंसर्स That हमने is यहाँ पे the लिखे end of हैं section 2. जी ये You जो now have half a minute to check your answers. ये जो आंसर्स हमने यहाँ पे लिखे हैं हम अभी भी इनके लेटर्स यहाँ पे लिख सकते हैं और क्वेश्चन टेस्ट के एंड में भी लिख सकते हैं. What will be the main topic of Trudy and Stewart's paper? दोनों का मिल के पेपर का मेन टॉपिक क्या होगा? It's for both of them. तो दोनों जिस टॉपिक पे एग्री कर जाएंगे दैट विल बी द टॉपिक हाउ पब्लिक लाइब्रेरी सर्विसेज ऑर्गेनाइज इन डिफरेंट कंट्रीज. ये ऑर्गेनाइज कैसे हो रही हैं? हाउ चेंजेस इन सोसाइटी आर रिफ्लेक्टेड इन Now turn to section 3. how the funding of public libraries has changed. फंडिंग कैसे चेंज हुई है? Section 3. You will hear two students called Trudy and Stuart, One who are disadvantage. both studying to be librarians, discussing a paper that they are going to write together. They may take a long time to read. First, you have some time to look at questions 21 to 23. They agree. दोनों agree करते हैं जिस चीज़ के ऊपर. अभी हम Stewart expects, ये अकेला है, expects that in the future libraries will maintain traditional function, become centers for local communities. Local community के centers बन जाएंगे, no longer contain any books. Libraries में कोई books नहीं होंगी. Now listen carefully and answer questions 21 to 23. Okay, Stuart, we need to start planning our paper on public libraries. Have you thought of an angle yet? Well, there's so much we could look into. How libraries have changed over the centuries, for instance, or how different countries organise them. What do you think, Trudy? Maybe we should concentrate on this country and try and relate the changes in libraries to external developments, like the fact that far more people can read than a century ago, and that the local population may speak lots of different languages. We could include something about changes in the source of funding, too. Yes, but remember we're only supposed to write a short paper, so it's probably best if we don't go into funding in any detail. Right. Well, shall we just brainstorm a few ideas to get started? Okay. We obviously need to look at the impact of new technology, particularly the internet. Now that lots of books have been digitalised, people can access them from their own computers at home. And if everyone did that, libraries would be obsolete. Yes. But the digitalised books that are available online for free are mostly out of copyright, aren't they? And copyright in this country lasts for 70 years after the author dies. So you won't find the latest bestseller or up-to-date information. That's an important point. Anyway, I find it hard to concentrate when I'm reading a long text on a screen. I'd much rather read a physical book. And it takes longer to read on a screen. Oh, I prefer it. I suppose it's just a personal preference. I expect the libraries will go on evolving in the next few years. Some have already become centres where community activities take place, like local clubs meeting there. I think that'll become even more common. I'd like to think so. And that they'll still be serving their traditional function. But I'm not so sure. There are financial implications after all. What I'm afraid will happen is that books and magazines will all disappear and there'll just be rows and rows of computers. They won't look anything like the libraries we're used to. Well, we'll see. Before you hear the rest of the discussion,
You have some time to look at questions 24 to 30. Study of local library possible questions. Its policy regarding whether it has a of its own. Local library of its own. Its policy regarding noise of various kinds. How it's affected by laws regarding all aspects of. Affected by laws. Aspects of. How the design needs to take the of customers Now listen into and account. answer questions 24 to 30. I've just had an idea. Why don't we make an in-depth study of our local public library as background to our paper? Yes, that'd be interesting. And raise all sorts of issues. Let's make a list of possible things we could ask about, then work out some sort of structure. For instance, we could interview some of the staff and find out whether the library has its own budget or if that's controlled by the local council. And what their policies are. I know they don't allow food, but I'd love to find out what types of noise they ban. There always seems to be a lot of talking, but never music. I don't know if that's a policy or it just happens. I've often wondered. Then there are things like how the library is affected by employment laws. I suppose there are rules about working hours, facilities for staff and so on. Right. Then there are other issues relating to the design of the building and how customers use it. Like, what measures does the library take to ensure their safety? They'd need floor coverings that aren't slippery, and emergency exits, for instance. Oh, and another thing, there's the question of the kind of insurance the library needs to have in case anyone gets injured. Yes, that's something else to find out. You know something I've often wondered? What's that? Well, you know they've got an archive of local newspapers going back years. Well, next to it, they've got the diary of a well-known politician from the late 19th century. I wonder why it's there. Do you know what his connection was with this area? No idea. Let's add it to our list of things to find out. Oh, I've just thought, you know, people might ask in the library about local organisations like sports clubs. Well, I wonder if they keep a database or whether they just look online. Right. I quite fancy finding out what the differences are between a library that's open to the public and one that's part of a museum, for example. They must be very different. Then something else I'd like to know is... That is the end of section 3. You now have half a minute to check your answers. सेक्शन 4 के लिए भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं नो मोर देन 2 वर्ड्स. ये हमें चेक करना है. 2 वर्ड से ज़्यादा का आंसर्स नहीं होगा. मैनी बिजनेसेस, ये 4 बिजनेस वैल्यूज़ हैं. मैनी बिजनेस वैल्यूज कैन रिजल्ट इन सक्सेस वगैरह आंसर हो सकता है. सीनियर मैनेजर्स नीड टू अंडरस्टैंड एंड डील विद द पोटेंशियल that may result. Now turn to section 4. Senior managers need to understand and deal with the potential challenges that. Section 4. No. देखते हैं क्या You है. will hear part of a Collaboration. lecture for business students During a about training business course, values. The speaker was in a team. First, you have Yeah. some time to look at questions 31 to 40. अभी एक हेडिंग आ गई है तो इसको भी हम यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा स्पीकर. Many business values can result in something. Senior management and deal with the potential that may result. During a training course, the speaker was in a team that had to build a team को कुछ build करना था. Other teams experienced from trying to collaborate. Hi there. Need a band 7, right? Or above? Well, you've come to the right place. From trying to collaborate. The speaker's team won because they reduced collaboration. Okay. Sales of were poor because of collaboration. आगे इंडस्ट्रीज के लिए भी फिर एक हेडिंग आ गई है. Hard Now work listen may be hard. carefully Okay. and answer questions 31 to 40.
In public discussion of business, we take certain values for granted. Today, I'm going to talk about 4 of them: collaboration, hard work, creativity, and excellence. Most people would say they're all good things. I'm going to suggest that's an oversimple view. The trouble with these values is that they're theoretical concepts, removed from the reality of day-to-day business. Pursue values by all means, but be prepared for what may happen as a result. They can actually cause damage, which is not at all the intention. Business leaders generally try to do the right thing, but all too often the right thing backfires if those leaders adopt values without understanding and managing the side effects that arise. The values can easily get in the way of what's actually intended. Okay, so the first value I'm going to discuss is collaboration. Let me give you an example. On a management training course I once attended, we were put into groups and had to construct a bridge across a stream using building blocks that we were given. The rule was that everyone in the team had to move at least one building block during the construction. This was intended to encourage teamwork. But it was really a job best done by one person. The other teams tried to collaborate on building the structure and descended into confusion, with everyone getting in each other's way. Our team leader solved the challenge brilliantly. She simply asked everyone in the team to move a piece a few centimeters to comply with the rule, and then let the person in the team with an aptitude for puzzles like this build it alone. We finished before any other team. My point is that the task wasn't really suited to team working, so why make it one? Teamwork can also lead to inconsistency, a common cause of poor sales. In the case of a smartphone that a certain company launched, one director wanted to target the business market, and another demanded it was aimed at consumers. The company wanted both directors to be involved, so gave the product a consumer-friendly name, but marketed it to companies. The result was that it met the needs of neither group. It would have been better to let one director or the other have his way, not both. Now, industriousness or hard work. It's easy to mock people who say they work hard. After all, a hamster running around in a wheel is... Of course, hard work is valuable, but only when properly targeted. Otherwise, it wastes the resources that companies value most, time and energy, and that's bad for the organization. There's a management model that groups people according to 4 criteria: clever, hardworking, stupid, and lazy. Here, lazy means having a rational determination not to carry out unnecessary tasks. It doesn't mean trying to avoid work altogether. Most people display 2 of these characteristics, and the most valuable people are those who are both clever and lazy. They possess intellectual clarity, and they don't rush into making decisions. They come up with solutions to save the time and energy spent by the stupid and hard-working group. Instead of throwing more man-hours at a problem, the clever and lazy group looks for a more effective solution. Next, we come to creativity. This often works well. Creating an attention-grabbing TV commercial, for example, might lead to increased sales. But it isn't always a good thing. Some advertising campaigns are remembered for their creativity without having any effect on sales. This happened a few years ago with the launch of a chocolate bar. Subsequent research showed that plenty of consumers remembered the adverts, but had no idea what was being advertised. The trouble is that the creator derives pleasure from coming up with the idea and wrongly assumes the audience for the campaign will share that feeling.
A company that brings out thousands of new products may seem more creative than a company that only has a few, but it may be too creative and make smaller profits. Creativity needs to be targeted to solve a problem that the company has identified. Just coming up with more and more novel products isn't necessarily a good thing. And finally, excellence. We all know companies that claim they strive for excellence, but it takes a long time to achieve excellence. In business, being first with a product is more profitable than having the best product. A major study of company performance compared pioneers, that is, companies bringing out the first version of a particular product, with followers, the companies that copied and improved on that product. The study found that the pioneers commanded an average market share of 29%, while the followers achieved less than half that, only 13%, even though their product might have been better. Insisting on excellence in everything we do is time-consuming, wastes energy, and leads to losing out on opportunities. Sometimes second-rate work is more worthwhile than excellence. Make sure it's excellent. So, इस तरह से हमने पूरा टेस्ट सॉल्व कर लिया है लिसनिंग का, बट इस IELTS बुक 12 के टेस्ट 5 के लिसनिंग पार्ट में मैप लेबल करने का कोई क्वेश्चन नहीं था, तो उसको हम अलग से किसी और टेस्ट में से निकाल के सॉल्व कर लेते हैं. अभी ऑडियो शायद 30 मिनट्स में पूरी नहीं चली और हम इसको सॉल्व कर चुके हैं. अभी हमारे पास अगर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है तो फर्दर 2 मिनट्स होंगे, ताकि हम किसी चीज़ को आंसर को वहाँ पे जो अपने पेपर पे सॉल्व किए हैं उसको अगर हम कंप्यूटर पे शिफ्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं. और अगर ये पेपर बेस्ड टेस्ट है तो पूरे 10 मिनट्स होते हैं. हमारे आंसर्स जो हमने बनाए हैं या जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उससे कोई आंसर बनाने के लिए सफिशिएंट टाइम है. Before you hear the rest of the podcast, you have some time to look at questions 15 to 20. Hill Road, City Road, Crawley Road, Station Square, Public Gardens, Bank. Bank, Hill Road, City Road, Public Gardens, Crawley Road, Station Square. Reynolds House, Thumb, Museum, Contemporary Art Gallery, Warner Gallery, Nucleus. So ये चीज़ें हमें यहाँ पे ढूंढनी है. यहाँ पे Crawley, City Road. Now listen and answer questions 15 to 20. The sheep market is one of the main centres for art and history in the whole of the country. If you look at our map, you'll see some of the main attractions there. Most visitors start from Crawley Road at the bottom of the map. The Reynolds House is one of the oldest houses in the city and is open to the public. It's on the north side of Crawley Road, next to the footpath that leads to the public gardens. The area is particularly interesting for its unusual sculptures. The thumb is just what its name suggests, but it's about 10 metres high. You'll see it on Hill Road, across the road from the bank. The museum's got a particularly fine collection of New Zealand landscapes. It's on the east side of the sheep market on City Road. It's on the other side of the road from the public gardens, immediately facing the junction with Hill Road. The Contemporary Art Gallery is on a little road that leads off Station Square, not far from the public gardens. The road ends at the gallery. It doesn't go anywhere else. That's open every day except Mondays. The Warner Gallery specialises in 19th century art. It's on City Road, near the junction with Crawley Road, on the same side of the road as the public gardens. It's open on weekdays from 9 to 5 and entry is free. Finally, if you're interested in purchasing high quality artwork, the place to go is Nucleus. You need to go from Crawley Road up through Station Square and east along Hill Road until you get to a small winding road turning off. Go up there and it's on your right. If you get to City Road, you've gone too far. That is the end of section 2.
You now have half a minute to check your answers. सो इस तरह से हम मैप को लेबल कर सकते हैं। इसको मैं अभी एक्सप्लेन कर दूं ये क्या हुआ है। वैसे ये तेज़ चला रहे थे, मुझे भी मुश्किल हो रही थी इसको सॉल्व करने में, बट इन्होंने सारी डायरेक्शंस यहाँ से स्टार्ट की, ज़्यादातर डायरेक्शंस यहाँ से क्रॉली रोड से स्टार्ट की। उससे क्या ज़्यादातर लोग यहाँ से एंटर होते हैं, इसने डायरेक्शन यहाँ से स्टार्ट की। सो अभी जो मैंने चीज़ें लिखी हैं, अगर मुझे इसको सॉल्व करना रेनल्ड हाउस, तो मैं एच को यहाँ पे लिख दूँगा। थम इसने बताया था हिल रोड के ऊपर है बट बैंक के क्रॉस है, तो थम के लिए सी है, मैं सी यहाँ पे लिख दूँगा। जैसे ही हमें सॉल्व करने के लिए टाइम मिलता है तो हम ये अल्फ़ाबेट यहाँ से उठा के लेटर्स उठा के यहाँ पे लिख देंगे।